हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी दीक्षित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीक्षित है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये 2001 की घटना है। दोस्तों, वैसे तो मेरे पापा सरकारी ऑफिसर हैं। इसी वजह से कुछ समय के बाद 2 साल 3 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा दिल दहला दिया। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र जयपुर में हुआ था। जयपुर में 1 साल रहने के बाद उनका वहाँ से भी ट्रांसफ़र करा दिया गया। और वो जो उनका ट्रांसफ़र हुआ, जो कि जयपुर से कुछ 3.5 घंटे की दूरी पर था। हमारी स्कूल्स चल रही थी उस टाइम पे, तो मम्मी ने कहा कि पापा को, आप अभी चले जाओ, बच्चों के स्कूल्स ख़त्म होते ही हम भी वहाँ पर आ जाएंगे। हमारे स्कूल्स को ख़त्म होने में कुछ 1.5 महीने का समय बाकी था। हर साल या 2 साल में एक बार हमें ये तकलीफ़ होती ही थी। हर बार नई जगह, नए लोग, नए फ्रेंड्स, नई स्कूल। कई बार तो हम शिफ्ट करते समय रोते भी थे। लेकिन पापा की जॉब ही ऐसी थी, तो हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। पापा जिस जगह पर शिफ्ट हुए, 2001 की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक दिन स्कूल से घर आया तो पापा मम्मी से कॉल पर बात कर रहे थे। और पापा ने मम्मी से कहा कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत अच्छा और बड़ा सा फार्म हाउस, या उसे हवेली भी कह सकते हैं, वो मुझे मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम दाम में है। मैं सोचता हूँ कि उसे खरीद लूँ। हम यहाँ पर कुछ साल बाद जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो यहीं आकर हम शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मी ने कहा कि अगर अच्छे दाम में मिल रहा है और आपको सही लग रहा है तो आप ले लो। मैंने ये बात सुनी और फिर मैंने तुरंत ही मम्मी से फ़ोन लिया और मैं अपने पापा से बात करने लगा। मैंने पापा से कहा कि पापा, अगर आप वो ले रहे हो तो पहले हमें भी एक बार दिखा दो, और हम वहाँ पर आना चाहते हैं। पापा ने कहा कि ठीक है, आप लोग जब 1.5 महीने बाद आएंगे तब वहाँ आकर देख लेना। लेकिन मैं पापा से ज़िद करने लगा। मैं और मेरा एक छोटा भाई, हम दोनों ही पापा से ज़िद करने लगे कि पापा, हमें वहाँ आना है। और वैसे भी अभी हमें 4 दिन की छुट्टी मिली है, क्योंकि वो फ्राइडे का दिन था। सैटरडे संडे हमारा ऑफ ही रहता था। और मंडे ट्यूसडे को, मुझे याद नहीं है, किसी फेस्टिवल के कारण या फिर किसी और चीज़ की वजह से हमें स्कूल से छुट्टी मिली थी। पापा ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोग आज ही रात में आ जाओ। मैंने कहा कि पापा, अभी तो 6 बज रहे हैं। पापा ने कहा हाँ, तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को बोलकर गाड़ी आप लोगों के घर पर भिजाता हूँ। हमने खाना खाया और पैकिंग शुरू की। 7:30 बजे के करीब वो गाड़ी हमारे घर पर आई। हम वहाँ से निकले। रात में हमें पहुँचने में कुछ 11, 11:30 के करीब का टाइम हो चुका था। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमारा जो पापा का घर था, जहाँ मेरे पापा रहते थे, वहाँ से वो हवेली के ऊपर का हिस्सा दिखता था। पापा ने वहीं हमें छत पर ले गए और कहा कि वो देखो, हमें कल वहाँ जाना है। मैं उस फार्म हाउस को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं आप लोगों को उस जगह के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूं। बड़ा सा घर था वो, जिसमें लगभग 7 से 8 कमरे होंगे, और सामने बहुत बड़ा आंगन था जिसमें खेती भी किया करते थे। कम से कम मुझे आज ऐसा समझ आता है कि वो 2 से 3 एकड़ जितनी बड़ी जगह होगी। पापा ने कहा कि चलो अभी सो जाओ, हम कल सुबह वहां जाएंगे। लेकिन रात भर मुझे तो एक्साइटमेंट से नींद ही नहीं आ रही थी। करीब 2:30 बजे के आसपास मैं नींद से उठा और ऊपर छत पर गया चुपके से, कि मैं एक बार फिर से उस जगह को या उस घर को देखना चाहता था। जब मैं ऊपर जाकर देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि वहां पर कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा है। हालांकि मुझे दिखा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे एक तरफ तो डर भी लग रहा था और दूसरी तरफ एक्साइटमेंट भी था।
मैंने खुद को समझाया और मैं कहने लगा कि हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो जगह मुझे बुला रही है। ये बात अजीब तो थी, लेकिन फिर मैं नीचे गया और जाकर सोने की कोशिश किया। थोड़ी समय बाद मेरी आंख लग गई। सुबह में पापा ने हम सभी को उठाया। कुछ 9:30 बज रहा था। हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और उस जगह पर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि पापा के ऑफिस से एक आदमी आया था उन्हें बुलाने। बहुत अर्जेंट केस था, तो पापा को इमीडिएटली वहां पर जाना पड़ा। पापा ने कहा कि मैं बस अभी 2-3 घंटे में आ जाऊंगा, फिर तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया, पापा आए ही नहीं। हम एक बार को ये भी सोच रहे थे कि हम खुद ही जाकर उस हवेली को या उस फार्म हाउस को देख लें, लेकिन मम्मी ने मना किया था। पापा करीब शाम के 4:30-5 बजे के आसपास घर पर आए। हमने कहा पापा आपने बहुत देर लगा दी। पापा कहने लगे मैं बहुत थक गया हूँ, हम अब कल जाएंगे। लेकिन हम उनसे जिद करने लगे कि नहीं, आप हमें अभी ही ले चलो। जिसके बाद उन्हें मानना पड़ा हमारी बात, और फिर मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम चारों ही उस फार्म हाउस की ओर निकल पड़े। जब हम फार्म हाउस के पास पहुंचे तो 6 या 6:15 हो रहा था और बाहर एक केयर टेकर था। तो जब पापा ने उससे कहा कि गेट खोल, हमें अंदर जाकर देखना है, उसने पहले तो मना किया। पापा ने कहा कि अरे ये फार्म हाउस के ओनर से हमारी बात हो चुकी है, हम ये सिर्फ अभी बच्चों को दिखाने आए। वो कहने लगा नहीं, सूरज अब ढलने को है, आप कल आना। पापा ने कहा कि अगर सूरज ढल रहा है तो उससे हमें क्या, हमें फार्म हाउस देखने दे, हम थोड़ी ही समय में निकल जाएंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। पापा को बहुत गुस्सा है। पापा ने उससे कहा कि अब तेरे मालिक को बोलकर तुझे यहाँ नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर तुझे पता हो तो बहुत जल्दी हम ही ये फार्म हाउस खरीदने वाले हैं। उसने पापा को बस एक ही लाइन कही। वो कहने लगा भले ही आप चाहे मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं आप लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकता। अंदर जाना मतलब मौत को बुलाना। पापा, मम्मी और हम दो वहीं पर रुककर उसे देखने लगे। पापा ने कहा क्या कहा तूने? पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि मालिक, यहाँ अंदर कुछ आत्माएं हैं, और जो सूरज ढलने के बाद अंदर जो कोई भी जाता है उसे अपना शिकार बना लेती है। ये सुनकर थोड़ा सा हमें डर तो लग रहा था, लेकिन पापा और मम्मी हंसने लगे। ये सब बातों पर विश्वास वो कभी करते ही नहीं थे। पापा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी भी मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, गेट खोल और हमें देखने दे। अब वो शायद अपनी नौकरी बचाने के लिए गेट उसने खोल दिया। मैं, पापा, मम्मी और हम दोनों ही भाई उस फार्म हाउस के अंदर चले गए। अजीब बात यह थी कि जब केयर टेकर को बोले कि तू भी अंदर चला और हमें अंदर से घर दिखा, उसने साफ मना कर दिया। वो कहने लगा आपकी जिद की वजह से मैं ये खोल रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं। पापा ने उससे जो मेन डोर था उस घर का, उसकी चाबी मांगी कि ला चाबी दे, हम जाकर खोलकर अंदर देख लेंगे। उसने कहा भी कि अगर ऐसा है तो ये 2 बच्चों को यहीं बाहर ही छोड़ देना, आप लोग अंदर जाना। जिस पर मम्मी ने थोड़ा गुस्से में उससे कहा तू अपने काम से काम रख। मम्मी और पापा दोनों बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे उस आदमी पर। हम फिर अंदर गए। फार्म हाउस को देखकर या उसके आंगन में जो खेती थी उसे देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश था। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ताजी हवा मुझे लग रही थी जो आज तक शायद मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। लेकिन एक बात सबसे अजीब ये थी कि फार्म हाउस में जो खेती वाला एरिया था उसमें बहुत सारे जो बड़े पेड़ थे वो सूख चुके थे, मुरझा गए थे। कुछ पेड़ पर सूखी पत्तियां दिख रही थी तो कुछ पेड़ों पर तो पत्तियां थी ही नहीं। कुछ पेड़ तो ऐसे लग रहे थे कि इन्हें पेट्रोल डालकर जलाकर काला कर दिया हो। मेरे मन में सवाल आया। मैंने तुरंत ही पापा से पूछा, पापा कई सारे पेड़ इतने काले क्यों दिख रहे हैं? मेरी मम्मी ने कहा कि ये राजस्थान में बेटा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, हो सकता है कि ज्यादा धूप की या ज्यादा गर्मी की वजह से पेड़ ऐसे काले हो गए होंगे। मैंने मम्मी से कहा भी इतने काले पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। मम्मी ने कहा कि चलो अभी हमें घर देखना है। वो बात को वहीं हम लोग भूल गए और हम सभी घर में गए। अंदर जाने के बाद जो हमने देखा उसे हमें बहुत जबरदस्त झटका लगा। जैसे ही हम घर में घुसे
तो हमने देखा कि जो केयर टेकर मेन गेट पर था वो घर के अंदर था। हम उसे देखकर चौंक गए। हमने कहा कि अभी तो तू मेन गेट पर था और तू वहां से अंदर नहीं आने की बात कर रहा था, हमसे पहले तू अंदर कैसे चले गया? और दरवाजा तो लॉक था। मेरे पापा का इतना कहना था कि वो मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं आप लोगों से पहले आ गया और यहाँ पीछे का एक गेट खुला था, मैं उसमें से अंदर आ गया। पापा कभी उसे देखते तो कभी दरवाजे के बाहर निकलकर मेन गेट पर देखते, लेकिन मेन गेट पर भी वो केयरटेकर दिखाई नहीं दे रहा था। तो पापा को लगा कि ये वही केयरटेकर होगा और हो सकता है वो हमसे पहले आ गया हो। पापा ने कहा कि हाँ, तो तू आ क्यों गया? तू तो मना कर रहा था। उसने कहा कि मालिक, आप लोगों को घर जो दिखाना है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको घर दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने आगे बढ़ने से पहले हम दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। मेरा जो छोटा भाई था उसने मेरे छोटे भाई के सर पर हाथ रखा, कहने लगा चलो। मैं भी वहीं था, लेकिन उसने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा था। 2 मिनट तक चलने के बाद मेरा जो छोटा भाई था वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। जोरों से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी आंख में से अचानक आंसू जैसा खून जाने लगा और वो दर्द से, तकलीफ से जोरों से चीखने चिल्लाने लगा। मेरे पापा ने ये देखा तो पापा डर गए कि इसे अचानक क्या हो गया। हम सभी परेशान हो गए। पापा ने जल्दी से मेरे छोटे वाले भाई को गोद में उठा और वहां से बाहर आने के लिए भागने लगे, लेकिन उस हवेली का गेट अपने आप एक आवाज के साथ बंद हो गया और हम सब के सब अंदर बंद हो गए। पापा ने तुरंत ही पीछे मुड़कर उस केयरटेकर को बोलना चाहा कि जाकर गेट खोल, गेट कैसे बंद हो गया? लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। पापा इस बात से काफी ज्यादा घबराए और वो जोरों से चीखे, कहाँ है तू? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस पर किसी का कोई जवाब नहीं था, बल्कि उस घर में अब हमारी ही आवाज गूंजने लगी। मेरी मम्मी तो रोना शुरू कर दी थी। 10 सेकंड के बाद एक हंसती हुई आवाज जो कि जोरों से गूंज रही थी हमारे कानों तक आई। पापा ने कहा, ये तू क्या कर रहा है? गेट खोल, हमें जाने दे। वो कहने लगा, जो यहां आता है वो यहां से कभी नहीं जाता। इतना कहकर वो आवाज और जोरों से हंसने लगी। हम जो मेन गेट था उस पर जोरों से ठोक रहे थे कि कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। और फिर अचानक से दरवाजा खुला और बाहर हमने देखा कि वही केयरटेकर खड़ा है। उसे देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए कि ये यहाँ पे कैसे आया। पापा ने कहा कि तू यहाँ कैसे? वो कहने लगा, मैं तो कब से बाहर ही था। आप लोगों की ठोकने की जोरों की आवाज सुना तो मैं मेन गेट से भागता हुआ अंदर आया कि आप लोगों को शायद कोई तकलीफ आ गई हो और मैं आप लोगों को बचा लूं। पापा कहने लगे, लेकिन तू तो अभी अंदर ही था ना। कहने लगा, मालिक, ये सब बात करने का समय नहीं है, पहले यहाँ से निकलिए। हम सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी निकले, गाड़ी में बैठे। तुरंत ही मेरे भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया। अजीब बात एक ये थी, हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी आंखों से जो खून जा रहा था वो अपने आप रुक चुका था। वो केयरटेकर भी उस मेन गेट को लॉक करके हमारे साथ गाड़ी में ही था। उसने कहा कि खून तो रुक गया है, अब तुरंत ही इसे कोई तांत्रिक के पास ले चलो। मेरी बात मानो मालिक, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। पापा समझ चुके थे। पापा ने कहा कि ठीक है, चल इसे कहीं लेकर। एक बाबा के पास हम लोग जब पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही मेरे भाई को देखा और वो कुछ पढ़ना शुरू किया, मेरा भाई जोरों से चीखने चिल्लाने लगा। मेरे भाई की एज उस समय 6 या 7 साल की थी, लेकिन उसमें ताकत 10 आदमी जितनी आ चुकी थी। जब वो बाबा ने पढ़ना शुरू किया, वो कुछ तंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने सामने बहुत सारी आग लगाई हुई थी। मेरा भाई पापा की गोद से उतर के उस बाबा का जाके गला जोरों से दबाने लगा। इतना जोर से गला दबा रहा था कि अब उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मेरे भाई को पकड़ने के लिए मैं, मेरे पापा और वो जो आदमी था, वो तीनों ही कोशिश कर रहे थे। मेरी भी एज काफी कम थी, 9 या 10 साल की एज होगी। मैं तो पीछे हट गया, लेकिन मेरे पापा और वो आदमी और वो बाबा तीनों ही कोशिश कर रहे थे कि मेरा भाई उस बाबा के गले को छोड़ दे। और कुछ ही सेकंड के बाद मेरे भाई ने
उनका गला छोड़ दिया। फिर वो जोरों से चीखने चिल्लाने लगा, और जैसा हमें आवाज उस हवेली में या उस घर में आ रही थी हंसने की, जो कि गूंजते हुए आ रही थी, सेम वैसी ही हंसी मेरा भाई हंस रहा था। हवेली तो बंद थी, शायद इसी वजह से वो हंसने की आवाज गूंजते हुए आ रही थी, लेकिन जहां पर क्रिया हो रही थी वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बंद कोई जगह में हम बैठे हैं, लेकिन अब भी हमें वो आवाज हंसने की गूंजते हुए सुनाई दे रही थी। वो जो बाबा था वहां पर, वो कहने लगा कि इसके ऊपर बहुत बुरी आत्मा का साया है और वो साया इसे जान से मार देगा। इसी के साथ वो ये भी कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम जल्दी निकल गए, वरना जहां तक मैं देख पा रहा हूँ उस हवेली में एक नहीं कई सारी आत्माएं हैं। दोस्तों, हालांकि हम गए थे वहां घूमने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी वहां ट्रेजेडी हो जाएगी। फिर वो बाबा अगले 3 रातों तक हमारे घर में आते और क्रियाएं कर करके जाते। वो जब भी क्रिया करते मेरा भाई और भी ज्यादा पहले से ताकतवर हो जाता, चीखता चिल्लाता और बहुत अजीब हरकत करता। लेकिन धीरे धीरे 3 दिन में सब कुछ एकदम ठीक हो गया। जब तीसरे दिन उन्होंने क्रिया करी और जब वो हमारे घर से गए, तो मेरा भाई, जो कि अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा था किसी के, वो एकदम से शांत हुआ और जाते जाते उस बाबा के पास जाकर उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर कहने लगा कि बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे छोटे भाई की ये चीज देखने के बाद हम सबकी आंखों में आंसू था, क्योंकि वो सडनली उतना ज्यादा मैच्योर बिहेव किया था। उसकी एज मैंने आप लोगों को बताया 6 या 7 साल की होगी, लेकिन इतना मैच्योर उसने जो बिहेवियर अपना दिखाया, ये बहुत आश्चर्यचकित था। उसके बाद हम भी वहां से निकलकर अपने घर पर आ गए और फिर पापा से कहने लगे कि भले ही आपको अगर 1 साल या 2 साल वहां पर गवर्नमेंट रखती भी है तो आप रहिए, लेकिन हम इस जगह को छोड़कर वहां शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहीं से वो हवेली काफी नजदीक थी और हमारे मन में डर उस जगह का बहुत बुरा बैठ चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी हमने एक वेबसाइट से ली थी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जैनिल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जैनिल है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना कई साल पुरानी है। आज मेरी एज 41 ईयर्स है और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये तब की है जब मेरी एज कुछ 15 साल की रही होगी। बात कुछ ऐसी है कि हम जिस जगह पर रहते थे गांव में, हमारा एक बहुत अच्छा घर था। आज वो घर नहीं है हमारे पास, क्योंकि वहां पर हमने कुछ ऐसा महसूस किया जिसके बाद हमने उस घर को बिना बेचे ही छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब मैं आप लोगों को घटना बताता हूँ। हमारा जो घर था गांव का, कहा जाता था कि उससे थोड़ी दूरी पर गांव के पिछले हिस्से में एक चुड़ैल का वास है। लोग हमेशा ही वहाँ की कुछ घटनाएं बताया करते थे और कहते थे कि वहाँ कभी गलती से भी नहीं जाना। गांव में कुछ लोग थे जो बहुत डरते थे और बच्चे जैसा कि हम उस समय बहुत डरा करते थे इस घटना से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि गांव में या गांव के अंदर किसी भी लोगों को कोई परेशानी नहीं थी अगर वो चुड़ैल सचमुच थी भी तो। कहते हैं कि वो एक औरत की आत्मा थी और उस औरत को तब मारा गया था जब वो प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था। कहानी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी उस औरत की। मैं उस कहानी पर नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को घटना बताता हूँ। और लोग सब यही कहते थे कि जब भी रात के समय उस जगह पर जाओ जहाँ पर उस चुड़ैल का वास है, तो एक बच्चे की रोने की बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देती है और एक माँ जो कि दर्द से तड़प रही हो, उसकी भी आवाज सुनाई देती है। कभी ऐसी भी आवाज आती है जैसा कि एक माँ अपने बच्चे को चुप करा रही हो। लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन हमारे गांव में एक घर हुआ करता था। हम सभी लोग उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे।
मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो काफ़ी अच्छे लोग थे। उनके घर का एक सदस्य कहीं बाहर गया हुआ था, जो कि वापस लौट ही नहीं रहा था। काफ़ी समय हो गया, लोग वेट कर करके थक गए थे, लेकिन वो आया ही नहीं। रात के 2 बज चुके थे। तभी हमें जिस जगह पर उस चुड़ैल का वास माना जाता था, जो हमारे गांव से कुछ 1 किलोमीटर की ही दूरी पर होगा, एक आदमी के दर्द में तड़पने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनने के बाद गांव के सभी लोग चौकन्ना हो गए और आवाज इतनी डरावनी थी कि अंदर के खून को भी वो ठंडा कर दे रही थी। सभी लोग उठे और उठने के बाद एक दूसरे सब मिलकर प्लान बनाए कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि हो सकता है कोई आदमी वहां तकलीफ में हो। चुड़ैल की आवाज कभी भी हमारे गांव में नहीं आई। जब कोई वहां से गुजरता था तो आवाज आती थी, लेकिन ये पहली बार था कि किसी आदमी की आवाज हमें एकदम साफ सुनाई दे रही थी। तो सभी लोग गांव के कुछ 10 लोग मिलकर वहां पर गए देखने के लिए। सभी लोगों के हाथ में लाठी थी और कुछ रोशनी भी ली हुई थी। और फिर ये लोग गए। लोगों का ऐसा मानना था कि हो सकता है वहां किसी जंगली जानवर ने किसी को खा रहा हो या मार रहा हो, तो हम उसे बचा लेंगे। लेकिन वो जंगल जैसा जो इलाका था वो भी तो 1 किलोमीटर दूर था। फिर भी लोग वहां पर पहुंचे। उनमें से एक आदमी बताता है कि जब हम वहां पहुंचे तब भी हमें वो आवाज सुनाई दे रही थी। हम चारों ओर देख रहे थे कि अचानक से हमें एक आदमी दिखाई दिया, जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी, लेकिन अब वो सफेद रंग की शर्ट बदलकर पूरी लाल हो चुकी थी, जो उसी के खून में सनी हुई थी। जब हमने उसे देखा तो हम उसके करीब गए और करीब जाने के बाद हमें पता चला कि ये तो वही घर का आदमी है जिस घर में अभी तक के वो आदमी आया नहीं था और उसके घर वाले उसका वेट कर रहे थे। लेकिन उसका निचला शरीर यानी उसके दोनों पैर थे ही नहीं। हम उससे पूछते कि पैर कहाँ है कि अचानक से उसी पेड़ के किनारे, जिस पेड़ के किनारे वो बैठा था, उसी पेड़ पर से ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। जब हमने देखा तो उसके दोनों कटे हुए पैर थे, जो कि बुरी तरह से फट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों को किसी कांटेदार पेड़ के बीच में से पूरी ताकत के साथ घसीट कर निकाला गया हो। उसके पैर से अभी भी खून जा रहा था। वो देखने के बाद जो 10 लोग गए हुए थे, उनमें से एक को तो चक्कर आ गई और वो वहीं बेहोश हो गया। लोगों ने उसे पानी मारकर दोबारा जगाया और फिर सभी लोग अब परेशान इस बात से थे कि इसके साथ ये हुआ कैसे। उसे जब वहां से उठाकर लाने की कोशिश करने लगे, वो इतना भारी हो चुका था। जो लोग गए हुए थे वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो कम से कम 200 किलो का है। यही नहीं, जो आदमी को उठाया जा रहा था, जिसकी टांग काटी गई थी, जब उसे उठाकर लाने की कोशिश करने लगे तब वो जोरों से चिल्लाया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको पैर के पास से नहीं पकड़ेंगे। वो कहने लगा कि पैर कट गए उसका दर्द तो अलग है, लेकिन यूं महसूस हो रहा है कि जैसा मेरे शरीर पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया हो और मुझे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसी की वजह से खून का जो फ्लो था वो भी काफी ज्यादा अब तेज हो रहा था। लोग बहुत ज्यादा कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन देखते ही देखते वहीं पर 10 मिनट में उस आदमी की आत्मा ने उसका शरीर त्याग दिया। फिर लोग ऐसे ही कटी फटी लाश लेकर उसके घर पहुंचे। जब घर पहुंचे और घर वालों को बताया तो घर वाले भी ये नहीं समझ पाए कि ये आदमी वहां क्यों गया था और उसे वहां क्या काम था। फिर अचानक से उसकी पत्नी बोलने लगी कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पति मुझसे कह रहे थे कि मैंने सुना है कि उसी जंगल में बहुत बड़ा एक खजाना छुपा है और उस खजाने की रक्षा ही वो चुड़ैल करती है। हो सकता है कि ये वहां खजाना निकालने गए हो। फिर जो 10 आदमी गए हुए थे उनमें से एक ने कहा कि हाँ, हमने देखा था कि वहां पर जमीन खोदने का सामान रखा हुआ था, लेकिन हमें लगा कि क्या पता किसी और का होगा।
हम नहीं जानते थे कि ये वहां पर गया था। उस आदमी का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उस आदमी की वजह से पूरे गांव में अब परेशानी होने लगी। हम नहीं जानते थे कि उस आदमी ने वहां जाकर क्या किया था। उसके बाद गांव में रात में 9 या 10 बजे के बाद जैसे ही सब सो जाते, तब एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आती। आवाज ऐसी आती कि कोई भी जो उसकी आवाज सुनता तो उसकी मदद के लिए बाहर निकल जाता, और जैसे ही निकलता वो चुड़ैल उसे दबोच लेती और अपने चुंगल में फंसाकर उसे वहीं पर मार देती। ऐसी ही घटना गांव में पिछली 1 महीने में 3 से 4 हो चुकी थी। लेकिन ये सब तो ठीक था। अब जो होने वाला था वो हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रात फिर से गांव के चौराहे पर से उस औरत की आवाज आई, और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जाती थी। ऐसा लगता था जैसा कि वो औरत दूर से पहले चिल्ला रही है और फिर करीब आकर वो दरवाजे के पास रोती बिलखती मदद के लिए लोगों को पुकार रही है। लेकिन जो लोग जानते थे वो तो दरवाजा नहीं खोलते थे। फिर भी वो आवाज इतनी दर्द भरी होती कि 3-4 लोग मारे गए थे। अब जो हुआ, एक रात वैसे ही वो आवाज आई और फिर लोगों के घरों के करीब से वो आवाज आने लगी। एक आदमी ने दरवाजा खोला, जो कि हमारे घर से कुछ 4 या 5 घर छोड़कर ही रहता था। जब उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी बताती है कि हमने देखा वो चुड़ैल अजीब सी डरावनी, बड़े दांत, मुंह से खून जा रहा है। उसकी एक आंख पूरी जली हुई थी, दूसरी आंख में से खून जा रहा था। बस दूसरी जो आंख थी वो पूरी सफेद थी, लेकिन उसमें से खून जाते हुए लाल बिल्कुल साफ दिख रहा था। चेहरे का एक हिस्सा एकदम डार्क काला, क्योंकि लोगों ने उसे कैसा मारा था ये नहीं जानते। ऐसा लगता था कि उसका शरीर भी लोगों ने जला दिया हो। उसके पैरों के पास हमने देखा कि उसकी जो पैर की उंगलियां थी वो कटी हुई थी। 2 उंगलियां दोनों पैरों में से गायब थी, लेकिन जो बाकी की 3 उंगलियां थी उसके नाखून काफी बड़े थे। उसने एक साड़ी जैसा कुछ कपड़ा पहना था जो कि मैला कुचैला था। उसके दाहिने हाथ पर कुछ शायद से था जो हम समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ, उसका जो बायां हाथ था वो बहुत लंबा था। यानी ऐसा लग रहा था कि उसका बायां हाथ जब वो खड़ी थी तो जमीन पर बिल्कुल आसानी से टच हो रहा था। उसने एक झटके से मेरे आदमी को पकड़कर दरवाजे के बाहर खींचा अपने बाएं हाथ से, और जो दाएं हाथ में था उसने वो मेरे आदमी के सर पर लगा दिया। जिसके बाद मेरा पति वहीं पर एकदम से तड़पने लगा, जैसा एक मछली को पानी से निकाल दो। और फिर उस औरत का कहना यह था कि हमने तो दरवाजा बंद भी नहीं किया, परंतु दरवाजे अपने आप मेरे घर के बंद हो गए। और अगले दिन गांव के सभी लोगों ने देखा कि उसकी लाश बुरी तरह से कटी फटी चौराहे पर थी। एक अजीब बात यह थी दोस्तों कि जितनी भी लाश इससे पहले भी मिली थी, वो सब की लाशों की टांगे या तो कटी हुई होती या फिर उनमें से 2-2 उंगलियां गायब होती। लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो उंगलियां क्यों काट कर लेकर जाती है। मेरे घर में मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसी समय इस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि डर का माहौल काफी ज्यादा हो चुका था। मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से कहा कि हमारा जो बिजनेस है वो तो यहीं पर है। गांव से कुछ ही दूरी पर हमारी वहाँ दुकान थी। मेरे दादाजी ने कहा कि हम दूसरी दुकान ले लेंगे या फिर हम दूसरी जगह जाकर रहेंगे और तुम लोग वहाँ से आकर अपनी दुकान चलाना। लेकिन दादाजी उस समय वहाँ रहने के बिल्कुल खिलाफ थे, तो हमें इसी वजह से वो जगह छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। जब हम वहाँ से निकल गए तो कुछ 6 या 7 महीने के अंदर अंदर गांव के बहुत सारे लोगों ने उस जगह को खाली कर दिया और अपना अपना घर बेचकर वहां से निकल गए। उसके बाद में दादाजी 6 महीने के बाद जब वहां किसी काम से गए हुए थे, तो एक आदमी से ये पता चला कि अभी भी वो आवाजें गांव में आती ही है
और वो आवाजें कहाँ से आती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब रात में कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर कुछ साल के बाद लगभग सन 2002 के आसपास उस पूरे गांव के जितने घर थे उन सबको डिमोलिश करा दिया गया। कहते हैं कि ये बात गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी भी जानते थे और इसीलिए वो लोग उस जगह पर जाने से भी डरते थे। और लोगों ने यहाँ तक ये भी कहा था कि अगर अब जो भी यहाँ दोबारा आकर अपना घर बांधेगा उसका बचना असंभव है। हमारा जो घर था हमने तो वैसे ही छोड़ दिया था। हमारे घर के बाजू में एक और भी अच्छा बड़ा सा घर था, वो भी उन लोगों ने छोड़कर चले गए थे और फिर दोनों घर एकदम से ही खंडर बन गए और अपने आप उस घर की दीवारें कमजोर होकर गिर गई। दोस्तों, ये सब के बाद लगभग 2010 के आसपास मेरे पिताजी बताते हैं कि उनका दोबारा से उसी गांव के रास्ते से जाना हुआ। तो वहां गांव के नजदीक में ही एक पेट्रोल पंप उन्हें खुला हुआ मिला। मेरे पिताजी वहां से गुजरते समय लोगों से उस गांव के बारे में पूछने लगे। तो उनमें से जो पेट्रोल भरता हुआ एक आदमी था जिसकी एज 55 से 60 साल की होगी। पिताजी बताते हैं कि उसने कहा कि कई साल पहले लगभग 1960 के आसपास की ये बात है कि एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी उसे लोगों ने तड़पा तड़पा कर मारा था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसने किसी और से प्यार किया था और प्यार करने का रीजन भी उसका ये था कि जब उसका बच्चा उसके पेट में 1.5 महीने का हुआ तब उसका पति इस दुनिया से चला गया। एक अकेली औरत को कौन सहारा देता, उसके माँ बाप भी नहीं थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उससे शादी करना चाहती थी। ये बात वो दोनों जानते थे, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से रुकी थी कि एक बार डिलीवरी हो जाए फिर वो शादी कर लेगी। लेकिन लोगों को इनके प्यार के बारे में पता चल गया और लोगों ने उसे मार दिया। मेरे पिताजी ने कहा उस पेट्रोल पंप वाले आदमी से कि अगर यही बात थी तो आज वो चुड़ैल बनकर या उसकी आत्मा इतनी ज्यादा खूंखार बनकर इस गांव वालों को क्यों मार रही है। तभी उन्होंने कहा कि उस समय ही उसकी आत्मा लोगों को परेशान करने लगी थी, जिसके बाद कुछ तांत्रिकों ने मिलकर उस जगह पर एक घेरा बांध दिया था कि अब वो आत्मा या वो चुड़ैल उस घेरे से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन तुम्हारे ही गांव का एक आदमी जाकर वहां खोदने लगा खजाने के लालच में और उसके वहां पैर कट कर गिरे। कहते हैं कि जहां पर उसके पैर कट कर गिरे थे जिस पेड़ के पास, उसी के नीचे उसकी बॉडी को दफनाया गया था और उसकी बॉडी सिर्फ खून चाहती थी अपनी आज़ादी के लिए। जैसे ही वो खून उस पर पड़ा वो आत्मा आज़ाद हो गई और फिर वो अपना रूप दिखाने लगी। जो लोगों ने उसे मारा था वो भी तुम्हारे ही गांव के लोग थे। जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो आदमी भी तुम्हारे ही गांव का था। मेरे पिताजी बताते हैं कि जब मैंने ये सुना 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। मैं जल्दी से उनसे बात करके वहाँ गाड़ी में बैठा और जल्दी से वहाँ से निकला क्योंकि मैं अब वहाँ रुकना नहीं चाहता था। दोस्तों, इस घटना के बाद हम तो कभी वहाँ नहीं गए। आज लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, लेकिन दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नमीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नमीत है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये 2011 की घटना है। बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम सभी लोग एक कॉलेज में पढ़ते थे और हम उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। फिर एक दिन हमें पता चला कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही अच्छी जगह है। वो घूमने जैसी जगह है। पहाड़ों के बीच में छोटी सी एक नदी भी बहती है। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ पर जाते हैं और एक दिन के लिए छोटे से पिकनिक के तौर पर वहाँ एंजॉय करके आते हैं। हम सभी दोस्त कुछ 6 लोग थे। हम वहाँ के लिए निकल पड़े। वहाँ पर जो नदी बहती थी वो सिर्फ बारिश के ही मौसम में बहा करती थी। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर हमें बोट्स दिखाई दे रहे थे जो कि साइन बोट्स थे।
तो हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो कुछ दोपहर के 1 बज रहे थे। हमने पूरा दिन उस नदी में नहाया और खूब मस्ती की। जब हम शाम के 5:30-6 बजे के करीब वहाँ से निकलने लगे तो मेरे एक दोस्त ने कहा, यार हम पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखते हैं क्या कि ऊपर क्या है। मैंने उसे मना भी किया। वो कहने लगा, चल ना, बस 10 मिनट में हम आ जाएंगे। हम ऊपर चढ़ते चढ़ते जब पहुंचे तो हमने देखा कि ऊपर कुछ नहीं था। हमें वहां से निकलने में अब काफी ज्यादा समय हो चुका था। वो जगह हमारे हॉस्टल से कुछ 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब हम वहां से निकलने लगे वो पूरा घाट का एरिया था और वो बिल्कुल ही शांत हो चुका था। अब वहां पर कोई भी दूसरी कार, बाइक्स कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हम जैसे ही वहां से निकले और कुछ 2 या 4 मिनट हुआ होगा कि हमने देखा रास्ते के लेफ्ट साइड पर कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जोरदार बारिश की वजह से वो जो कुछ भी था वो धुंधला सा नजर आ रहा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि देख, वहां पर कोई खड़ा है, शायद उसे हेल्प की जरूरत है। हम चल वहां पर गाड़ी रोककर उससे पूछते हैं। हमने जब गाड़ी रुकाई वहां पर तो हमने देखा कि जो भी हमें दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक जाने के बाद अंधेरे में कहीं वो गायब हो गया था। हम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अभी अभी तो हमने यहाँ पर किसी को देखा और यहाँ पीछे तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, वो एकदम से कहाँ गायब हो सकता है। मेरे दूसरे दोस्तों ने कहा कि अरे ये तुम लोगों का वहम होगा, क्योंकि हम भी तो साथ में ही हैं और हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, लेकिन हमने देखा था। उन लोगों ने समझा कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं, बारिश भी हो रही है और समय भी ज्यादा हो चुका था। हम जब वहां से आगे बढ़े तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई बैठा है। उसने भी एक चौंका देने वाली बात कही। उसने कहा कि अब बाइक पर मुझे भी वजन काफी ज्यादा महसूस हो रहा है। हम वहां रोककर सभी दोस्तों को ये बात बताना चाहते थे, लेकिन हम जानते थे अगर किसी को भी ये बात बताया तो वो लोग सिर्फ हम पर हंसेंगे। दोस्तों, घटना कुछ ऐसी हुई जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। हम वहां से आ गए। हमारे जो कमरे में सिर्फ हम 2 ही लोग रहते थे। जो बाइक पर मेरा दोस्त था वो और मैं। हम दोनों ही कमरे में जब रात में सोने के लिए गए तो हमारे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक से बाथरूम में जो नल था वो खुल गया। हमने जाकर देखा तो पानी जोरों से बह रहा था। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि तूने खोला? वो कहने लगा, नहीं, मैं तो गहरी नींद में था और मैं भी नींद में था। सवाल ये था कि नल का किसने खोला था। जब हम बाथरूम से बाहर आए तो हमने देखा कि वहां गीले पैरों के निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे और जो फ्लोर था वो भी बहुत ज्यादा गीला हो चुका था। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार ये सब कैसे हो गया अचानक? फिर मेरे दोस्त ने वहां जो गद्दा पड़ा था उस पे पैर रखा तो कहने लगा, यार गद्दा भी पूरा भीगा हुआ है, ये इतना सारा पानी अचानक से आया कहाँ से? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, मेरे शरीर पर मैं कुछ बहुत ज्यादा भारी सा महसूस कर रहा हूँ। यूं लग रहा है जैसा कि कोई मेरे कंधे पर बैठा हुआ है। मैंने उससे कहा कि सच में? कहने लगा, हाँ यार, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। मैंने उससे कहा, एक काम कर, तू लेट जा। जब वो लेटा तब उसे यूं महसूस हुआ कि जैसा कोई उसकी छाती पर चढ़कर बैठा है। वो मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत डर और घबराहट दोनों ही महसूस हो रही है। हम तुरंत ही उस कमरे से निकले। मैंने जाकर मेरे दोस्त का दरवाजा खटखटाया और उसे ये सारी बात कहा। उसने कहा, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं? हमने कहा, क्या? फिर उसने बताया कि जब तुम लोगों की बाइक वहां से आगे निकली जहां तुम लोगों को लग रहा था कि कोई है, हमें तो वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब बाइक की हेडलाइट तुम लोगों पर पड़ी तब मैंने एक चीज देखा। मुझे बिल्कुल साफ तुम्हारे पीछे कोई बैठा हुआ नजर आया, लेकिन जब हेडलाइट की रोशनी तुम लोगों पे से हटी और दोबारा तुम लोगों पे पड़ी तब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान था। उसके बाद उसने एक और अजीब बात बताई। वो कहने लगा कि जब बाइक हमने हॉस्टल के नीचे लाकर पार्क की तभी भी
एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि तुम लोगों के साथ जो वो आदमी था या वो उस आदमी की आत्मा थी वो तभी भी दिखाई दे रही थी। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि अगर मेरी सलाह मानते हो तो तुरंत ही तुम लोग किसी तांत्रिक के पास जाकर खुद को दिखाओ। मेरे साथ इतनी कुछ दिक्कत नहीं पेश आ रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू तेरे घर चले जा और मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, हम वहीं पर किसी को ढूंढेंगे। मैं और मेरा दोस्त उसी के घर पर गए। वहां जाकर हमने सारी बात बताई। उसके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही अच्छे पुजारी जी को जानता हूँ जो उनके दूर के रिश्ते में भी लगते थे। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे घाट पर जहाँ एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं वहाँ पर ऐसी आत्माएं होती है जो किसी को भी अपने वश में कर लेती है या फिर वो उन पर आ जाती है। यही चीज़ तुम लोगों के साथ हुई है। उन्होंने वहीं पर हमें बिठाकर कुछ मंत्र पढ़े और फिर हमें रक्षा कवच के तौर पर 2 धागे दिए जिन्हें हम लोगों ने अपनी कलाई पर बांध ली। फिर हमने 3 साल तक वहीं कॉलेज पढ़ा, लेकिन वैसी घटना हमारे साथ दोबारा कभी पेश नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।